जरा सोचिए, हम इंसान अपने ही दिमाग को समझने की कोशिश आखिर कब से कर रहे हैं? पता है, ये सफ़र बहुत लंबा रहा है, काफ़ी उलझा हुआ और कई बार तो बहुत दर्दनाक भी। सदियों से हम बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि कुछ व्यवहार जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनके पीछे की असली वजह आखिर है क्या? और यही यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और इसका जवाब वो तो इतिहास के हर मोड़ पर मतलब बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से बदला है। और इस बदलाव ने सिर्फ इलाज के तरीकों को ही नहीं बदला, बल्कि ये भी बदल दिया कि हम एक समाज के तौर पर खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम टाइम में पीछे जाएं, एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये जो शब्द है ना, असामान्य या एबनॉर्मल, जिसे हम कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, असल में इसे डिफाइन करना, इसकी परिभाषा देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब इसकी कोई एक सीधी सीधी साफ सुथरी डेफिनेशन है ही नहीं। तो फिर मनोवैज्ञानिक इसे कैसे देखते हैं? वो ना कई अलग अलग नज़रियों से इसे परखते हैं। पहला, क्या ये व्यवहार आंकड़ों के हिसाब से बहुत दुर्लभ है, मतलब ऐसा कुछ जो बहुत ही कम लोग करते हों? दूसरा, क्या ये समाज के बनाए नियमों को तोड़ रहा है? तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, क्या इसकी वजह से उस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है? और चौथा, क्या ये व्यवहार उसे अपनी जिंदगी के छोटे मोटे लक्ष्य पाने से भी रोक रहा है, जैसे नौकरी करना या रिश्ते निभाना? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कोई एक सीधा जवाब नहीं है। सच्चाई इन सबके मिले जुले रूप में ही कहीं छिपी है। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं एक ऐसे दौर में जहां विज्ञान की रोशनी नहीं थी, बल्कि हर तरफ अंधविश्वास और डर का घना अंधेरा था। उस प्राचीन दुनिया और मध्य युग में जो सबसे आम विश्वास था, वो था अपदूत विद्या का। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी का कोई अपना अचानक अजीब बर्ताव करने लगे तो लोग उसकी वजह किसी बीमारी में नहीं ढूंढते थे, बल्कि उन्हें लगता था कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। माना ये जाता था कि या तो किसी दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, या फिर कोई देवता नाराज होकर उसे सजा दे रहे हैं। मतलब मानसिक बीमारी एक तरह की आध्यात्मिक जंग थी। और जाहिर है, जब दुश्मन को एक आत्मा माना जाएगा तो इलाज भी उतना ही अजीब और क्रूर होगा। उस बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के लिए झाड़ फूक होती थी, प्रार्थनाएं की जाती थीं, कभी कभी तो इंसान को भूखा तक रखा जाता था, ये सोचकर कि शायद आत्मा भी भूखी होकर भाग जाए। और सबसे भयानक तरीकों में से एक था ट्रीफाइनेशन, मतलब खोपड़ी में एक छेद कर दिया जाता था ताकि उस आत्मा को बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन उस गहरे अंधेरे के बीच भी कहीं ना कहीं तर्क और इंसानियत की एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही थी। एक क्रांति दस्तक दे रही थी, एक ऐसी क्रांति जो हमें अंधविश्वास से निकालकर करुणा की ओर ले जाने वाली थी। करीब 400 ईसा पूर्व ग्रीस के एक डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स ने कुछ ऐसा कहा जो उस जमाने में सोच से भी परे था। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ ये ऐलान किया कि मानसिक बीमारियां वो देवताओं या राक्षसों का काम नहीं है, नहीं, वो हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक वजहों से होती हैं। ये विचार कि हमारा मन हमारे शरीर से जुड़ा है, ये किसी भूकंप के झटके से कम नहीं था। इसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी थी। लेकिन अफसोस, ज्ञान की ये रोशनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, विज्ञान भी पीछे चला गया और मध्य युग के अंधकार युग में वही पुरानी मान्यताएं फिर से हावी हो गईं। मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए जो शरणास्थल बनाए गए थे, वो अब इलाज की जगह नहीं रहीं, बल्कि वो जंजीरों और दुख दर्द के घर बनकर रह गए थे। सदियों की इस निराशा के बाद हम एक ऐसे साल पर पहुंचते हैं जो मेंटल हेल्थ के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने वाला था। वो साल था 1793। पेरिस के एक शरण स्थल में डॉक्टर फिलिप पिनेल दीवारों के अंदर जो कुछ देखते हैं, उससे उनका दिल दहल जाता है। वो एक बहुत ही सीधी लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत हिम्मत वाली बात कहते हैं। ये लोग जानवर नहीं हैं जिन्हें जंजीरों में बांधा जाए। ये बीमार इंसान हैं और इन्हें सजा की नहीं, बल्कि हमदर्दी और देखभाल की जरूरत है। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उन जंजीरों को खोल दिया। एक एक करके उन्होंने मरीजों को आज़ाद कर दिया। ये सिर्फ लोहे की जंजीरों को तोड़ना नहीं था, ये सदियों से चली आ रही गलत सोच की बेड़ियों को तोड़ना था। और उनके इस एक कदम ने दुनिया भर में एक मानवीय आंदोलन की शुरुआत कर दी। पिनेल की क्रांति ने इंसानियत का एक दरवाज़ा खोला था।
और 19वीं और 20वीं सदी में विज्ञान ने उसी दरवाजे से एंट्री ली। अब क्यों सवाल का जवाब देने के लिए दो बहुत शक्तिशाली और एक दूसरे से बिल्कुल अलग दो नए विचार आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। ये उस दौर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहस थी, शरीर बनाम मन। क्या हमारी मानसिक तकलीफों की जड़ हमारे दिमाग की कोशिकाओं और केमिकल्स में है, या फिर वो हमारे मन की गहराइयों में हमारे अनकहे संघर्षों और दबी हुई यादों में छिपी हुई है? एक खेमे में थे बायोलॉजिकल यानी जैविक नजरिए के समर्थक, जिनमें एमिल क्रेपलिन जैसे लोग थे। उनका मानना सीधा था, हर मानसिक बीमारी की एक ठोस शारीरिक वजह होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुखार या किसी टूटी हड्डी की होती है। और उन्होंने लक्षणों के आधार पर मानसिक बीमारियों को पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से बांटा, ताकि दुनिया भर के डॉक्टर एक ही भाषा में बात कर सकें। और दूसरे खेमे में थे सिगमंड फ्रॉयड, जिनका मानविक नजरिया किसी तूफान की तरह आया। फ्रॉयड ने एक बिल्कुल ही अलग दुनिया की तरफ इशारा किया, हमारे अचेतन मन की दुनिया, यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड। उनका तर्क था कि हमारी ज्यादातर परेशानियां सतह के नीचे दबी हुई यादों और अंदरूनी संघर्षों से पैदा होती हैं, और इन छिपी हुई उलझनों को बाहर लाने के लिए ही उन्होंने टॉक थेरेपी यानी मनोविश्लेषण का तरीका ईजाद किया। तो ये सब हमें ले आता है आज के दौर में, जहां अब हमें शरीर और मन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि आज का जो नजरिया है उसने अतीत की इस बड़ी बहस से बहुत कुछ सीखा है और इन दोनों ही शक्तिशाली विचारों को एक साथ जोड़ लिया है। आज का जो सबसे अहम नजरिया है वो है मनोजैविक या साइकोबायोलॉजिकल अप्रोच। इसे अडोल्फ मेयर जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। ये नजरिया मानता है कि मानसिक बीमारी कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसका बस एक टुकड़ा गायब हो। नहीं, ये एक जटिल रेसिपी की तरह है जिसमें बायोलॉजिकल यानी हमारे जीन्स और ब्रेन केमिस्ट्री, साइकोलॉजिकल यानी हमारी सोच और भावनाएं, और सोशल यानी हमारा माहौल और हमारे रिश्ते, ये तीनों चीजें मिलकर एक नतीजा तैयार करती हैं। और इस एक अकेले नजरिए ने इलाज के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब लोगों को समाज से काटकर दूर बड़े बड़े संस्थानों में रखने के बजाय इस बात पर जोर दिया जाता है कि उनकी देखभाल उनके अपने समुदाय के अंदर ही हो, ताकि वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े रह सकें। तो ये है हमारी समझ का पूरा सफरनामा। हमने शुरुआत की प्राचीन काल की अलौकिक शक्तियों से, फिर हिप्पोक्रेट्स के साथ प्राकृतिक कारणों की तरफ मुड़े, हमने पिनेल की मानवीय क्रांति को देखा, क्रेपलिन और फ्रायड के साथ विज्ञान के युग में कदम रखा, और आज हम एक ऐसे समग्र दृष्टिकोण पर आ पहुंचे हैं जो इन सभी धागों को एक साथ पिरोता है। बुरी आत्माओं से लेकर हमारे दिमाग के केमिकल्स तक हमारी समझ ने वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है। ये एक कमाल की यात्रा रही है ना? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बड़ा सवाल ये है कि मन को समझने की इस खोज में अगली बड़ी क्रांति क्या होगी, और वो हमारे आने वाले कल को कैसे बदलेगी।